बाहर वालों की नज़र में मैं एक पक्का निकम्मा था, पर भाई की नज़र में मैं हमेशा वो छोटा बच्चा ही रहा जो कभी बड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सोना भी बड़े भाई की फैमिली के साथ एक ही चारपाई पर होता था। लेकिन मैं था कि खाने पीने के अलावा कुछ करता नहीं था। फैक्ट्री ने मुझे निकाल दिया और उसी वजह से बड़े भाई पहाड़ से गिर गए, उनकी लाश तक नहीं मिली। इसके बाद भाभी और भतीजे भतीजी ने मुझसे मुंह फेर लिया। अगले 40 साल में पछतावे में डूबा रहा और आखिर में टॉयलेट में ज़्यादा जोर लगाने से ब्रेन हेमरेज हुआ और मेरी अकेली ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पर जब आंखें खुलीं तो मैं उसी साल वापस आ गया था जब फैक्ट्री ने मुझे निकाला था। उस वक्त मैं लकड़ी की छड़ी लिए -30 डिग्री की ठंड में खड़ा था। जब भाई और भाभी की लड़ाई की आवाज़ फिर से सुनी तो अनजाने में मुस्कुरा दिया। भाभी ने अभी तक मुझसे दुश्मनी नहीं की थी। भतीजा भतीजी अभी ठीक ठाक थे, अभी सब कुछ ठीक हो सकता था। तुम कह रही थी ना कि शॉलोंग नहीं आएगा, अब आ गया तो घर में कोल कम पड़ जाएगी, क्या करें। इस सर्दी में तो जड़ें भी नहीं निकलती। बड़े भाई वीजांगो की आवाज़ थोड़ी भारी थी। तुम छोड़ो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। क्या रास्ता निकालोगे? क्यू से उधार लिया तो पूरे साल की कमाई उसी में चली जाएगी। पर इस कड़ाके की ठंड में शॉलोंग को तो ठंड में नहीं छोड़ सकते ना। और वो था भी ठीक ठाक, अचानक निकाल कैसे दिया? कोई अच्छा इंसान फैक्ट्री से निकाला नहीं जाता। वो 50 रुपए जो काम दिलवाने में लगे थे वो वापस मिलेंगे। बस मत पूछो, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। पिछली जिंदगी में फैक्ट्री से निकलने की बात ने मुझे तोड़ दिया था और वही भाई वेजियांगो के गिरने की असली वजह बनी। लेकिन भगवान ने दूसरा मौका दिया है तो अब वो गलती नहीं होने दूंगा। ल्यूरेन जैसी दिखावे में जीने वाली लड़की से ब्रेकअप ही सही है, चाहे वो पहले बोले या मैं, कोई फर्क नहीं। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज़ आई। भाई वेजांगो ने दरवाज़ा खोला तो सामने था गांव का आवारा लड़का गु और माओ। फिर माओ, क्या बात है? जांगो भाई, मैंने सुना वेलोंग वापस आ गया, कहाँ है? अंदर है। क्यों, कोई काम है? गु और माओ जवाब दिए बिना सीधे अंदर घुस आया। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। यार सच में आ गए? भाई बड़ी मुसीबत में हूँ, मदद चाहिए। कल रिश्ता देखने जाना है, हाथ में पैसे नहीं है, कुछ उधार दो। पिछली जिंदगी में मैंने बड़ा बनने के चक्कर में अपने 10-12 रुपए उसे दे दिए थे और घर में कोल के पैसे नहीं बचे थे। इस बार नहीं। अरे मुसीबत है तो अपने भाई के पास जाओ, मैं कोई तुम्हारा सगा भाई तो हूं नहीं। सीधी बात सुनकर गुअरमाओ का मुंह लाल हो गया। देखो कैसे बात करते हो। वेलोंग, मुझे लगा था तुम ठीक हो। अब मत बोलना कि तुम मेरे दोस्त हो, फैक्ट्री से निकले, वो तो बनता ही था तुम्हारे लिए। कहकर उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और चला गया। मुझे पता था गो इरिमाओ अगले दिन भी मेरे निकलने की बात सबको बता देगा और वो खबर सुनकर लियोरियन ब्रेकअप करने आ जाएगी। भाई भाभी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पहले जो गु एरमाओ की हर बात मानता था वो आज इतना सख्त कैसे हो गया। भाभी लियांग में सोचने लगी, शायद फैक्ट्री से निकलने की वजह से दिमाग खराब हो गया। तभी मैं अंदर के कमरे से बाहर आया। दोनों चुप हो गए। मैंने जेब से 10-15 रुपए निकाले और भाभी की तरफ बढ़ाए। भाभी, मैं अचानक आ गया, घर में लकड़ी कम होगी, ये लो कोल ले आना, और मैं 2-1 दिन में खुद भी कुछ लकड़ी ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। बड़े भाई वीजाम्बो ने आंखें बड़ी कर लीं। इस ठंड में -30 डिग्री में लकड़ी लाने जाएगा? भाभी लियांगने को मुझसे कोई खास शिकायत नहीं थी। मेरा ये रवैया देखकर वो खुश हो गई। पैसे रखो अपने पास, जवान लड़के की जेब में थोड़े पैसे होने चाहिए। मैंने पैसे उनके हाथ में ठूंस दिए। नहीं भाभी, बस आप ही खर्च करते आए हो, मैं भी कुछ तो करूं। पहले कुछ गलतियां हुई पर अब मुझे समझ आ गया है। सर्दियों में वैसे भी कोई काम नहीं होता, थोड़ा मोटा पहनकर काम चला लेंगे। इतना कहकर मैं उस कमरे में चला गया। थोड़ी देर में 5 साल का भतीजा वैज्यांग नाक पोंछता हुआ अंदर आया। चाचू, तुम इतनी दूर से आए, कुछ लाए नहीं मेरे लिए? मुझे सच में शर्म आई। भाभी के लिए कुछ नहीं, भतीजी वेहोंगिंग और भतीजे वेयांग के लिए भी कुछ नहीं लाया। मैंने बैग खोला, एक मिल्क कैंडी की डिब्बी निकाली। भतीजे वीजियांग की आंखें चमक उठी। चाचू, ये खाने वाली है? हाँ, पर मीट जितनी मज़ेदार नहीं है। भतीजे ने मासूमियत से पूछा। चाचू, मुझे मीट खाना है। ठीक है, कल जाकर मछली पकड़ना, प्रॉमिस। नए साल पर मछली खाएंगे। पर मुझे आज खाना है, उसने धीरे से कहा। भतीजी वेहोंगिंग ने डांटा, मीट नहीं खाने से कोई नहीं मरता, जल्दी चलो, सोने का वक्त हो गया। मैंने बाहर देखा और हंसते हुए बोला, रुको जरा। भतीजे वेजांग ने नाक सुड़की, फिर पूछा, चाचू, सच में मिलेगी? मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? मैंने सोचा और कहा, चलो, पर पहले टोपी पहन कर आओ। भतीजी वेहोंगिंग ने धीरे से कहा, चाचू मैं भी चलूं? बस हम तीनों जाल लेकर निकल पड़े। बाहर अंधेरा हो चुका था, पर यही तो सही वक्त था चिड़िया पकड़ने का। मैंने घास के ढेर की तरफ इशारा किया, मेरे पीछे आओ, जाल एक झटके में डालना है बस। भतीजा वेजांग बेसब्री से बोला, चाचू दिखी क्या? भतीजी ने उसे चुप कराया, बात मत करो, देख नहीं रहे, चाचू ढूंढ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे भी थोड़े वक्त से ये काम नहीं किया था, पर जल्दी ही एक जोड़ी चमकती आंखें दिखीं, मिल गई। मैंने जाल उठाया और एक झटके में आगे फेंका।
एक चिड़िया घबराकर जाल में फंस गई। भतीजा वियांग खुशी से तालियां बजाने लगा। मैंने चिड़िया उसके हाथ में दी। वियांग, कसकर पकड़ना, छोड़ना मत, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। उसने बड़े ध्यान से पकड़ लिया। मैंने टॉर्च उठाई और आगे बढ़ गया। सर्दियों में चिड़ियों को रात काटनी मुश्किल होती है, इसलिए घास के ढेर में और भी होंगी। जल्दी ही एक और मिली। वो भतीजी वे होंगी इनके हाथ में दे दी। मैं आगे चलता रहा, पैरों के निशान बनाता गया। दोनों बच्चे पीछे पीछे आए। तभी एक नया टारगेट दिखा। इस बार मैंने होशियारी से काम किया। एक एक करके किनारे से पकड़ना शुरू किया। जितनी पकड़ में आई उनकी गर्दन मोड़कर बर्फ पर रख दिया, ताकि बाद में एक साथ उठा सकूं। सब लेकर वापस घर पहुंचे। भाभी यांग ने आवाज सुनकर बाहर आईं। टॉर्च की रोशनी में देखा दोनों बच्चों की पैंट बर्फ से भरी थी। खाने गए थे या बर्फ में लौटने? जाओ अंदर, जूते बदलो। भतीजे रेजान ने अड़ते हुए हाथ उठाए। नहीं, मुझे चिड़िया खानी है, मुझे मीट खाना है। मैंने कहा पहले जूते बदलो, मैं तब तक साफ करता हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने कभी यह सब नहीं किया था, पर अब अगर थोड़ी सी मेहनत से इन बच्चों की तकलीफ कम हो तो क्या बड़ी बात है। जल्दी ही कमरे में मसाले और मीट की खुशबू फैल गई। भतीजी वे होंगयेंग भी अब चूल्हे की तरफ टकटकी लगाए बैठी थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। थोड़ी देर में मैंने दो चिड़ियाँ प्लेट में रखीं और भतीजी से कहा, जाओ, ये पहले अपने माँ बाप को दो। फिर एक भतीजे को दी। दोनों बच्चों ने ऐसे खाया जैसे कभी मीट देखी ही नहीं थी। छोटी छोटी हड्डियां तक चबा गए, हाथ चाट चाट कर साफ किए। दिल भर आया, इन बच्चों को सच में मीट की कितनी तरस थी। वे होंगिंग और वेजियांग का चेहरा देखकर मन नहीं माना। रात को बाहर एक और चक्कर लगाने की सोची। इस बार किसी को बताया नहीं। चुपचाप कपड़े पहने, टॉर्च और जाल उठाया और निकल गया। इस बार टारगेट था घास और फसल के ढेर, जहां कोयल चिड़ियां रहती हैं। ये थोड़ी बेवकूफ़ होती हैं, जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो भागती नहीं। -30 डिग्री में टॉर्च चलाई और ढूंढने लगा। घास के नीचे सूखी पत्तियां दिखीं। आगे बढ़ा तो 15 कोयल वहीं बैठी थीं। टॉर्च बंद की, धीरे धीरे पास गया। 1 मीटर की दूरी से जाल उठाया, धीरे धीरे नीचे किया। एक झटके में फंस गई, थोड़ा तड़पी और बैग में चली गई। ये एक तो अच्छी मोटी थी, जो 2-3 और थीं, जो डरने के बाद भी घास नहीं छोड़ रही थीं, वो भी हाथ में आ गईं। 1 घंटे से भी कम में 5 कोयल मिल गईं। अब सच में थकान हो रही थी। जल्दी घर जाकर पैर गर्म पानी में डालने थे, वरना कल बुखार आ जाता। पर हाथ में कोयल देखकर ऐसा लगा जैसे जंग जीत ली हो। कल भतीजे भतीजे को अच्छा खाना मिलेगा। अगले दिन सुबह भतीजा वेजियांग दरवाज़ा धकेल कर आया। चाचू, मुझे फिर मीट खाना है। दीदी ने मना किया, पर मुझे पता है वो भी चाहती है। मैंने वेजियांग का सिर थपथपाया। ठीक है, दोपहर को कोयल खाएंगे, पहले ब्रेकफास्ट करो। भतीजे ने जोर से दीदी को बुलाया। दीदी, चाचू बोले दोपहर कोयल खाएंगे, पर भतीजी ने ठीक से सुना नहीं। भाई विजियांगो ने सुन लिया। कोयल कहाँ से आई? विजियांग ने मासूमियत से कहा। चाचू ने पकड़ी है। विजियांगो ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसे पता था उसका भाई किस लेवल का है। आज क्या हो गया ऐसे? मैंने हंसते हुए 5 उंगलियां दिखाई। 5 हैं, चलो देखो। मैंने लकड़ी हटाई और सब दिखाई। भतीजा विजियांग खुशी से गिनने लगा। 1 2 3 4 5। तभी बाहर से कदमों की आवाज़ आई। मैं जल्दी से कोयल अंदर रखना चाहता था, पर देर हो गई। एक लड़की बाहर खड़ी थी। भाई वेजांगो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रुयान, आओ। लियुरुयान ने अंदर देखा। हम चारों बाहर खड़े थे। नीचे कोयल देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। रास्ते में उसने ब्रेकअप की बात सोच रखी थी, पर अब वो बात जुबान पर नहीं आ रही थी। उसने सोचा, यार कुछ दिन बाद भी ब्रेकअप हो सकता है। भाई को लगा इन दोनों को अकेले बात करनी चाहिए। वो अंदर जाने लगे, पर मैं सीधे बोल दिया, रुयान गुओ अरमाओ से सुनकर आई हो ना? ब्रेकअप करना है? भाई रेजांगो वहीं रुक गए, फिर लियोरियन की तरफ देखने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले ही बोल दूंगा। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, और उसे डर था कि मैं कोई उल्टी सीधी बात ना कर दूं, इसलिए जल्दी से बोली, हाँ ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम्हें फैक्ट्री से निकाला गया, जाहिर है कुछ गड़बड़ रही होगी। मैंने सोचा था तुम ऑनेस्ट और प्रॉमिसिंग हो, पर ऐसा नहीं निकला। मैं नहीं चाहती बाद में मुझे भी परेशानी हो। दरअसल उसे लग रहा था मैं रोकूंगा या शायद एक कोयल दे दूंगा, पर मैंने उसका चेहरा देखते ही समझ लिया वो ब्रेकअप करना चाहती है और कोयल भी चाहती है। नहीं मिलेगी। ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। ये सुनकर लियोरियान चौंक गई। भाई भतीजे सामने थे, इसलिए वो नहीं भी नहीं बोल सकती थी। उसने एक बार कोयल देखी, फिर सीरियस फेस बनाते हुए बोली, ठीक है फिर, और चली गई। उसके जाते ही मैं फौरन बोला, भाई जल्दी चलो कोयल अंदर रखते हैं। भाभी लियांग ने खुश होकर बोली, सच में 5 हैं। इस जमाने में कोयल पकड़ना आसान नहीं। भाई वेजियांग वो हंसते हुए बोले, सच में इस ठंड में कोयल कम ही मिलती है। भाभी आज 2 बनाओ, 2 रुयाम की माँ के घर भिजवा दो, एक बात के लिए रखो, ठीक है? भाई भाभी ने एक दूसरे को देखा। पहले तो मैं कभी किसी के बारे में सोचता नहीं था। इतना बदलाव देखकर दोनों हैरान थे। खाने के बाद मैंने भाई से कहा, भाई कल पहाड़ से लकड़ी लाना चाहता हूँ, क्यों से घोड़ा गाड़ी लेनी होगी।
भाई ने आंखें तरेरते हुए कहा, नहीं, इस ठंड में अकेले पहाड़ में क्या करेगा? खो गया तो मुसीबत। अरे भाई, फैक्ट्री में एक दोस्त है जो पहाड़ के पास रहता है, वो साथ चलेगा। सुबह जल्दी निकलेंगे, शाम तक वापस। आखिर में भाई वेजांग वो मान गए। ठीक है, रुको मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। भाई तुम मत जाओ, क्यों के नेता के लिए कुछ लेकर जाना होगा, मैं खुद देखता हूँ, कहकर मैं निकल गया। भाभी लियांगमी ने कल से आज तक का चेंज देखा। लगा फैक्ट्री की जॉब गई तो क्या ये लड़का बदल गया है। अब भाई भाभी का ख्याल रखता है, बच्चों को प्यार करता है, घर की जिम्मेदारी लेता है। भाई वेजांगो भी सोचने लगे, पहले क्यों नहीं सोचा पहाड़ से लकड़ी लाने का। मैं गांव के दक्षिण में पॉइंट की तरफ निकला, जाल कंधे पर था। तभी पीछे से आवाज आई, लॉन्ग भाई, सुना तुम आए? घर गया था, भाई बोले यहाँ हो। दाऊद अजवांग हाफते हुए पास आया और झट से मेरा बैग लेते हुए बोला, यार तुम तो फैक्ट्री वर्कर हो, ये मछली पकड़ने का काम मेरे लिए छोड़ दो। मैंने हंसते हुए मना किया, अरे आधी आधी कर लेते हैं। साथ चलने लगे तो थकान कम लगी। जगह चुनकर बर्फ काटनी शुरू की। 10 मिनट में एक अच्छा सा होल बन गया। दाजुआंग ने बड़ी मेहनत से होल बड़ा किया। मैं घास के ढेर से सूखी डंडियाँ उठा लाया, लाइटर से आग जलाई। 2 घंटे में 2 होल तैयार। मैंने कहा, दजांग चलो, उस होल में मछली देखते हैं। वो उम्मीद लिए पीछे आया। -30 डिग्री में होल पर बर्फ की पतली लेयर जम गई थी। मैंने जाल पानी में डाला, कुछ हिलता महसूस हुआ। झटके से पीछे हटा, बर्फ पे लेटकर पूरी ताकत लगाई और जाल ऊपर खींच लिया। दाजुआन की आवाज़ बदल गई, यार मछली बड़ी बड़ी। एक जाल में 7-8 मछलियाँ, करीब 3-4 किलो। लॉन्ग भाई मुझे भी एक बार करने दो। ले, तू कर। मैंने हाथ आग के पास किए, आंखें दाजुआन पे टिकी रहीं। उसने जाल फेंका, 5-6 मछलियाँ निकलीं, बर्फ पे गिरते ही जम गईं। मैंने उन्हें एक साथ बांध लिया। दाजुआन, वो 5 स्ट्राइप वाली काउंटी में कम से कम 2 रुपए में बिकेगी। सच में? इतने में? हाँ भाई, नया साल करीब है, शहर वाले मछली खाना चाहते हैं तो प्राइस तो बढ़ेगी ही। लॉन्ग भाई, तो क्या हम मछली पकड़ कर बेचें? मैंने सिर हिलाया। वो बहुत मुश्किल है, बंदा थक जाएगा। पर दाजुआन की आंखों में पक्का इरादा था। डर नहीं लगता, बस पैसे नहीं चाहिए। उसका वो चेहरा देखकर मैं सोचने लगा, यार कल मुझे पहाड़ जाना है, वापस आकर बात करते हैं। दाजुआन मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे गांव में 5 घरों से ज़्यादा के पास जाल नहीं था। उसने कहा, तू अकेला जाएगा, मैं भी चलूँ? हाँ, पर खूब मोटे कपड़े पहनना। बस, तय हो गया। उस रात मैंने ठान लिया। ये सोचकर मेरा मन खुश हो गया। ताऊ दाजवान भी खुश था। आज दोनों ने मिलकर 10-12 किलो मछली निकाली। मैं थककर चूर हो गया था तो दाजवांग से बोला, यार बस करो, चलो घर चलते हैं, खाना खाते हैं। दाजवांग अभी और करना चाहता था। लॉन्ग भाई, जाल में हर बार मछली आ रही है, शायद अभी बड़ी भी मिले। नहीं यार, अब नहीं। देख तेरे कपड़े पूरे भीग गए हैं, और रुके तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं सामान और मछली समेटते हुए बोला, चलो जल्दी, मेरे घर आग तापते हैं। और हाँ, रास्ते में कान पर बर्फ रगड़ लेना, ठंड से बच जाओगे। दाजवांग 10-12 किलो मछली लेकर आगे चला, मैं पीछे सामान लेकर। थोड़ा आसान लगा। भाई वियांगो ने कदमों की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खोला। दोनों बर्फ से लदे खड़े थे। अरे जल्दी अंदर आओ, सब नीचे रखो, पहले आग तापो। अंदर चूल्हे पर पानी गर्म था। मैंने हाथ लगाकर देखा, गुनगुना था। दाजवांग से बोला, आओ पैर डुबोते हैं, नहीं तो कल तक पैर सूज जाएंगे। और यहीं दोपहर का खाना खाना। खाकर थोड़ा आराम करके फिर एक बार मछली लेने चलते हैं, तब तक और भी मछली जमा हो जाएगी। दाजवांग ने जोर से सिर हिलाया। हाँ भाई। उसके पास कोई टूल नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, बस ताकत थी। मैं साथ दे रहा था तो वो खुश था। थोड़ी देर में भतीजा वेजियांग नाक पोंछते हुए आया। माँ ने खाने के लिए बुलाया है। हम दोनों उठे। कमरे में घुसते ही गजब की खुशबू आई। मेज पर आलू और क्वेल का बड़ा सा बोल था। भाभी लियांग ने हंसते हुए बोली, थक गए होंगे ना, देखा मछली कितनी बड़ी थी, रात को मछली का सूप बनाएंगे। इस दौर में जब सब कुछ कम था, घर की औरत के लिए खाना जुटाना सबसे बड़ी मुश्किल होती थी। क्रूशन काट मिल जाए तो ये नए साल से भी बढ़िया खाना था। दाजवांग खाने के बाद, एक बार और पहुंच जाना है। होल बनाना आसान नहीं था, वेस्ट नहीं करना। भाई विजयांगो ने पूछा, क्यों, फिर जाओगे? हाँ भाई, हमने होल किया है, उसमें कार्ब ज़्यादा जमा होंगी। शाम को एक बार और जाएं तो शायद और मछली मिले। भाई झट से बोले, तो मैं भी चलता हूँ, ज़्यादा लाएंगे तो नए साल तक काम आएगी। जल्दी ही बोल खाली होने लगा। भाभी ने आटा गूंदा। भाभी, बहुत अच्छा था, 2 दिन में कोयल फिर मिल जाएगी। कोयल की गारंटी नहीं, कहकर मैं उठा और भाभी की मदद करने लगा। भाभी लांग में मन में सोचने लगी, सच में ये लड़का बदल गया है, पहले ऐसा कभी नहीं करता था। थोड़ी देर में हम तीनों पूरी तैयारी के साथ पौंड की तरफ निकले। दाजवांग फिर आगे आगे चला, घुटनों से बर्फ दबाते हुए एक पगडंडी बना दी, जिससे चलना थोड़ा आसान हो गया। करीब 20-25 मिनट में होल वाली जगह पहुंचे। जैसा सोचा था,
ऊपर बर्फ की पतली लेयर जम गई थी। दाजवांग ने फावड़े से 2-3 बार मारकर बर्फ तोड़ी, फिर जाल से टुकड़े हटाकर मछली पकड़ने लगा। मैं भी घास की सूखी डंडियां इकट्ठी करने लगा। वही विजियांग को जल्दी जल्दी मछलियां बैग में डाल रहे थे, साथ में दजवांग की तरफ भी देख रहे थे। वो खुद भी एक जाल फेंकना चाहते थे। दूसरी बार जाल में मछलियों के साथ एक काली चीज भी बाहर आई। भाई डर गए। शाओलोंग, जल्दी आओ, ये काली चीज क्या है? मैंने देखा और खुश हो गया। भाई ये वाटर वोले है, जल्दी मारो इसे। वाटर वोल क्या होता है? भाई को समझ नहीं आया, पर रिएक्ट जल्दी किया। फावड़ा उठाया और उस धीमे से हिलते जीव को जोर से मारा। उसके दांत बड़े थे, तेज थे। भाई ने 2-3 बार और मारा और उसे खत्म किया। फिर मेरी तरफ देखा। ये क्या है भाई? भाई, इसे वाटर वोल बोलते हैं। असली नाम है मस्क्रैट। इसकी खाल बहुत कीमती होती है। एक खाल कम से कम 5 रुपए में बिकेगी। 5 रुपए एक खाल? भाई वीजांगो और टाओ दजोंग दोनों की आंखें चमक गईं। 5 रुपए कमाने के लिए कितने दिन काम करना पड़ता था? इस इलाके में खाना पीना तो हो जाता था, पर कैश कमाना मुश्किल था। याद आया, पिछले साल आधे से ज्यादा घरों पे क्यू का उधार था। भाई फौरन बोले, दाजवांग, जल्दी जाल डालो, एक और निकलता है क्या? दाजवांग भी समझ गया, झट से झुककर जाल डाला। इस बार 7-8 मछलियां निकली, करीब 20 किलो। पर वाटर वोले नहीं था। पहले जो मछली देखकर खुश होते, वो अब थोड़ी फीकी लग रही थी। भाई वेजांग वो बोले, दाजवांग ऊपर आओ। अगर होल खुला छोड़ा तो 2-3 दिन में पानी बाहर आ जाएगा, फिर तोड़ना मुश्किल होगा। बर्फ से ढक दो, नीचे समेगी नहीं उतनी जल्दी। दाजवांग को बात सही लगी। सूरज ढलने से पहले हम घर पहुंच गए। भाभी लियांगमी ने एक काप मछली का सूप बना रखा था। हम तीनों ने अंदर आकर एक एक बोल पिया। बदन गर्म हो गया। दाजवांग ने एक बोल पीकर कहा, जियांगो भाई, लॉन्ग भाई, मैं चलता हूँ। कपड़े सुखाने हैं, वरना घर पे डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, कुछ मछली ले जाओ, घर पर देखेंगे तो खुश होंगे। नहीं, ले जाता हूँ, पर पहले कपड़े सुखाना ज़रूरी है। कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। मैंने दाजवान को और एक बोल सूप पिलाया, फिर से जाने दिया। दरअसल वाटर वोले दाजवान के जाल में आई थी, तो मैं चाहता था वो उसे ले जाए, पर उसने साफ मना कर दिया। बोला, जाल रेजिया का था, मछली मिली यही बहुत है। मैंने मछली 3 हिस्सों में बांटने की सोची थी, 10-12 किलो उसके लिए। पर दजवांग ने सिर्फ 5 मछलियां ली और चला गया। भाई विजियांगो उसे जाते देखते हुए बोले, दाजवांग बेवकूफ़ नहीं है। मुझे भी पता था, लोग उसे मंदा समझते थे, घर वाले भी, पर वो था नहीं। भतीजी वेजुअन सूप पीते हुए मुस्कुरा रही थी। आंखें चांद जैसी हो गई थी। कल तक मीट नहीं मिलती थी। एक ही दिन में पहले चिड़िया, फिर क्वेल और अब मछली। भतीजा वेजांग बड़े बोल में चॉपस्टिक से मछली का टुकड़ा ढूंढ रहा था। बीच बीच में नाक पहुंचता था और मन में सोच रहा था, कैसे कहूं चाचू को कि मुझे भी मछली पकड़ने ले चलो। भाई, 2 मछलियां लेकर क्यों नेता के घर जाता हूँ, साथ में घोड़ा गाड़ी की बात भी कर लूंगा। भाई वेजांगो ने सोचते हुए कहा, 2 ही? थोड़ी कम नहीं है? नहीं भाई, 2 काफ़ी हैं। 2 किलो कार बहुत अच्छी है। गाड़ी उधार लेना है, गिफ्ट में सब कुछ नहीं लुटाना। इस बार 2, अगली बार फिर मांगने जाओ तो क्या देंगे? पहले मैं ये सब नहीं सोचता था, पर पिछली जिंदगी में भाई के जाने के बाद अकेले जो भोगा, उसने सब सिखा दिया। अब इस जिंदगी को संभाल कर जीना था। 2 अच्छी मछलियां उठाई और निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही गो अरमाओ मिला, मुस्कुराते हुए। शालोंग, मछली मिली? एक दे दे यार। मैंने झट से उसका हाथ हटाया। मेरे पास काम है, टाइम नहीं है, रास्ता छोड़। गो इरमाओ ने हाथ पीछे खींचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मजाक था। अच्छी खबर है, पड़ोसी के घर टीवी आया है, तुझे बुलाने आया था। और नज़र मछलियों पर गई। मुझे नहीं देखना, काम है। बेकार के लोगों के साथ वक्त वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। क्यों नेता शू चेंजुन के घर पहुंचा। घर में बत्ती जल रही थी। दरवाज़ा खटखटाया। बेटे शू मिंगवा ने खोला। मुझे देखकर अंदर की तरफ चिल्लाया, बाबा, वो आया है, मछली भी लाया है। शू चेंगजुन रेडियो सुन रहा था, चारपाई पर बैठा था। इस दौर में रेडियो बड़ी चीज़ थी। बेटे की आवाज़ सुनकर उठे, हंसते हुए बोले, शालोंग आए, ये मछली क्यों लाए? सुना सिटी की फैक्ट्री छूट गई। कोई बात नहीं, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये आज पौंड से पकड़ी हैं, 2 लाया हूँ, आप लोग खाइए। शू चेंजुन की पत्नी मा होंगमे मछलियां देखकर खिल उठी। बर्फ तोड़कर मछली पकड़ना आसान नहीं, तुम छोटे ही हो हमारे लिए। मैंने मा होंगमे को मछलियां दी और शू चेंजुन से बोला, नेता साहब, एक काम था। उन्होंने बीड़ी बुझाई। बोलो, जो बन पड़ेगा करूंगा। आप जानते हैं मैं वापस आया हूँ। घर में लकड़ी कोल कम है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी उधार चाहिए। पहाड़ से कुछ लकड़ी लाना है। शू चेंजुन ने थोड़ा सिर हिलाया। वहाँ अनजान जगह है, रास्ता नहीं पता। खो गए तो तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगा? मैंने हंसते हुए कहा, नेता साहब, मेरा एक दोस्त है जो उधर के पास रहता है, वो साथ चलेगा। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस काम लायक लकड़ी लेकर लौट आएंगे। शू चेंजुन ने थोड़ा सोचा।
ठीक है, पर काम की बात करें, क्योंकि गाड़ी का हिसाब होगा और एक प्रॉपर्टी है। मुझे पहले से पता था कितने पॉइंट्स कटेंगे। शू चेंगजुन को थोड़ा अच्छा लगा। उन्हें लगा था मैं मछली के बदले फ्री गाड़ी मांगूंगा। एक दिन का 1.5 रुपया, गाड़ी का खाना अलग। मैंने वहीं पैसे निकाले। ठीक है। फिर घर से एक और मछली लेकर स्टेबल गया। वहाँ घोड़ों की देखभाल करने वाले लाओ लियो थे। मछली और शू चेंजुन की पर्ची देखकर लाओ लियो ने हंसते हुए कहा, सबसे अच्छा घोड़ा तैयार कर दूंगा। उधर ताओ दजवांग खुशी खुशी घर पहुंचा तो देखा खाना नहीं बचा था। मन एकदम ठंडा हो गया। किचन में मछलियां रखीं और बाप को आवाज़ दी, बाबा खाना क्यों नहीं बचाया? ताओ जिनशे ने हुक्का रखते हुए कहा, तू देर से आया, भाई का बेटा माओद आया था, भूखा था, तेरा हिस्सा उसे दे दिया। भूख लगी है तो किचन में आलू हैं, चूल्हे में दबाकर भून लो। बाप ने बड़े आराम से कहा। दाजवांग को भी कुछ अजीब नहीं लगा। वो बचपन से ऐसा ही सुनता आया था। पर आज उसने वेजिया में क्वेल खाई थी, मछली का सूप पिया था और खुद भी मछली पड़ी थी। आज उसे लगा वो भी किसी काम का है। उसने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, बाबा मैं मछली लाया हूँ, आज मैं खुद बनाऊंगा। ताज जनशे हैरान हो गए। उठकर बोले, मछली कहाँ से दिखा? दाजवांग ने गर्व से मछलियां दिखाईं। वाह अच्छी मछली है। लौंग के साथ पौंड से पकड़ी? हाँ बाबा। ठीक है, ये अपने भाई के घर दे आ। घर में ऑयल कम है, मछली बनाने में ऑयल लगती है। नहीं, बिना ऑयल के सूप बनाऊंगा। ताओ जिनशे को गुस्सा आ गया। हुक्के से दरवान के सिर पर हल्की चोट की। तेरी माँ चली गई। जब मैं जाऊंगा तुझे भाई के भरोसे रहना होगा। अभी से उनकी देखभाल नहीं करेगा तो बाद में खाना भी नहीं मिलेगा। पर आज दाजवांग अड़ा रहा। भाई के साथ पूरी सर्दी में एक बार भी पेट भर नहीं खाया। आज का खाना भी माओ ने खा लिया। लौंग भाई के साथ पेट भरकर खाया, मछली भी पकड़ी। ये मछली मैं किसी को नहीं दूंगा, कहकर दरवाज़ा खींचकर बाहर भाग गया। ताओ से हुक्का उठाए खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद सोचा, ये लड़का बड़ा हो गया, अब सुनता नहीं। नीचे मछलियाँ पड़ी थी, उन्होंने उठाकर किचन में रख दिया। सोचा कल बड़े बेटे ताओ दायोंग को दे देंगे। मैं स्टेबल से लौट रहा था तो घर के बाहर एक काली परछाई दिखी। चौंक कर आवाज़ दी, कौन है? दाजवांग की आवाज़ आई, लॉन्ग भाई मैं हूँ। कल सुबह जाना है, यहीं सो जाऊँ क्या? साथ में चलूंगा। थोड़ा अजीब लगा, पर वो आ ही गया था तो मना कैसे करता। ठीक है, गाड़ी भी रेडी है। दाजवांग चुपचाप मेरे पीछे आ गया। घर पहुंचे तो भाई वीजांगो ने सुना, गाड़ी रेडी है। बोले आज थक गए हो, जल्दी सो जाओ, कल सुबह निकलना, शाम तक वापस आना। और हाँ शाओलोंग, वो वाटर वॉली की खाल मैंने निकाल दी है। कल रास्ते में कलेक्शन सेंटर देखना, शायद कुछ मिल जाए। रास्ते में खाने के लिए भी काम आएगा। भाभी यांगमी बोली, मैं कल सुबह उठकर स्टीम्ड केक बना दूंगी, बैग में रख लेना, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मैंने कहा ठीक है, हम सोने जाते हैं। सुबह हुई भी नहीं थी कि मैं जाग गया। दाजवांग को भी उठाया, दोनों ने जल्दी से कपड़े पहने। भाभी लियांग ने पहले से खाना बना रही थी। मेज पर मछली का सूप था। दाजवांग ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो मुंह धोने के बहाने बाहर चला गया। खाना खाकर निकले। भाई ने वाटर वॉल की खाल लपेट कर बैग में रखी। भाभी ने स्टीम्ड केक का बैग थमाते हुए कहा, रास्ते में भूख लगे तो खाना, बचाना मत। हम निकले ही थे कि पड़ोसन आ गई। सुना तुम्हारा देवर फैक्ट्री से निकला और आज पहाड़ पर लकड़ी ले गया। इस गांव में और क्या क्या करेगा? कैसा नालायक लड़का है। इस गांव में मेरी छवि बनी थी तो पड़ोसन का आना समझ आता था। पहले भाभी लियांग में ऐसी बातें सुनकर मुझे कोसती थी, पर इस बार भाभी ने मेरा बचाव किया। शाओलोंग इस बार सच में लकड़ी लेने गया है। हाँ, हम तो सपोर्ट करेंगे ही। पड़ोसन को हैरानी हुई। हाँ भाभी, तुम्हारा देवर फैक्ट्री से निकला, पैसे भी गए, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। मैं होती तो कब का घर से निकाल देती। भाभी लियांग में चप्पल सिलते हुए हंसकर बोली, सबसे गलतियां होती हैं, सुधर जाए बस काफ़ी है। मुझे लग रहा है शाओलोंग इस बार सच में बदला है। फैक्ट्री से निकलना भी शायद अच्छा ही हुआ। कहते हैं ना, ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है। भाभी अभी बोल ही रही थी कि बाहर से आवाज़ आई, दीदी जाजी मैं आया। भाभी लियांग ने उठ खड़ी हुई। वेन्यू, जल्दी आ अंदर। आने वाले भाभी के भाई लियांग वेन्यू थे। हाथ में एक थैला था। पड़ोसन को देखकर हंसे, फिर भाभी से पूछा, जीजाजी कहाँ हैं? और वेलांग वापस आ गया सुना। भाभी को नहीं पता था बात इतनी जल्दी फैल गई। बाहर वाले सामने थे इसलिए ज़्यादा नहीं बोली। जीजाजी अंदर है, तो अचानक कैसे आया? माँ बाबा ने भेजा, कुछ सामान लाया हूँ। पड़ोसन के जाने के बाद वेन्यू ने बताया, बाबा ने सफ़ेद आटा और 20 रुपए भेजे हैं। वेलोंग आया है तो कोल कम पड़ेगी, इसलिए क्यू से खरीद लेना। भाभी लियांगमे को पता था भाई की बात में थोड़ी नाराजगी भी थी। वो हंसते हुए भी, जरूरत नहीं, वेलोंग पहाड़ से लकड़ी लेने गया है, आज ही वापस आ जाएगा। लियांग वेन्यू की आंखें चमक उठी। मछली कहाँ से? वेलोंग जीजाजी को साथ लेकर पौंड में होल तोड़कर पकड़ी। काफी निकली। इस ठंड में?
वाइलोंग ने ये सोचा, वो तो बस वेन्यू को वाइलोंग से शिकायत थी। भाई भाभी दोनों जानते थे पहले मैं सच में ठीक नहीं था। अंदर जाकर वेन्यू ने बेसिन में इतनी मछलियां देखी तो हैरान रह गया। जीजा जी, ये इतनी सारी मछलियां? भाई वाईजान वो मछली साफ कर रहे थे। वेन्यू को देखकर बोले, वेन्यू आया, ये सब शाओलोंग ने होल तोड़कर निकाली हैं। मुझे भी नहीं पता था इतनी मिलेंगी। वेन्यू को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब वेलोंग ने निकाली और कोयल भी? भाई वीजियांग वो वेन्यू का चेहरा देखकर हंसी रोक नहीं पाए। थोड़ा गर्व भी था। हाँ, इस बार भले फैक्ट्री से निकला पर बदलाव काफी आया है। भतीजे वीजांग ने नाक पोंछते हुए जोर से कहा, मामा, कोयल सच में चाचू ने पकड़ी थी, बहुत अच्छी थी। वेन्यू, 10 मछलियां ले जाओ माँ बाबा के लिए। नए साल से पहले एक बार हो जाएंगे, तब और भेजेंगे। वेन्यू ने पूछा, जीजा जी, वाइलोंग पहाड़ पर ठीक रहेगा ना? वहाँ रास्ते नहीं है, अकेला है। भाई वीजान वो चारपाई पर बैठे बीड़ी बनाते हुए एक लंबा कश लिया और बोले, इस बार वो खुद गया है, खुद गाड़ी की प्लानिंग की। जाने दो, थोड़ा करने दो। वैसे भी सर्दियों में कोई काम नहीं होता। वो जॉब तो गई। जॉब गई तो क्या, एक जॉब के बदले शाओलोंग को लेसन मिला तो ठीक है। भाई को अपने भाई पर भरोसा था, पर गांव वाले नहीं मानते थे। उस एक दिन में पूरे गांव में बात फैल गई, वेजा का निकम्मा क्यू का पॉइंट खर्च करके घोड़ा गाड़ी लेकर पहाड़ गया है, देखो क्या करता है। बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर टाओ दाजुआंग घास के बंडलों पर बैठा था, खुश होकर बोला, लॉन्ग भाई, घोड़ा गाड़ी चलानी कहाँ से सीखी? अरे, ये तो कुछ नहीं, रास्ता सीधा है, घोड़ा भी शांत है। बस ध्यान रखो, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, आगे चलता रहेगा। कहना आसान था, असल में इतना सिंपल नहीं था, पर डिटेल में बताना ज़रूरी नहीं था। काउंटी पहुंचकर मैंने गाड़ी किनारे लगाई, घोड़े को घास दी। दाजुआंग से बोला, तू यहाँ गाड़ी देख, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। वो खुश हो गया, उसे लगा कोई काम मिला। मैंने वाटर वोल की खाल लेकर कलेक्शन सेंटर का दरवाज़ा खोला, काउंटर पर रखते हुए बोला, भाई साहब ये लेते हो? काम करने वाले चैन हुंगजुन ने ऊपर नीचे देखा, फिर खाल देखकर पूछा, जानते हो ये क्या है? वाटर वोल, मस्क्रैप भी कहते हैं। चैन होंगजुन ने हंसते हुए खाल छुई। जानकार हो, और ये फ्रेश है, कल निकाली, अचानक मिली, वैसे स्प्रिंग में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, 5 रुपये देंगे, आगे भी मिले तो इसी रेट पर लेंगे। मैं खुश था। डन। बाहर आया तो दाजुआंग ने झट से पूछा, कितने मिले? मैंने 5 उंगलियां दिखाई। 5 रुपये। चलो डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ लेते हैं। दाजुआंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। इतने में? यार ज़्यादा मिले तो अच्छा हो। स्प्रिंग में देखेंगे, अभी बर्फ में मिलना मुश्किल है। डिपार्टमेंटल स्टोर में मैंने दाजुआंग से कहा, तू जा, 1 किलो तिल बिस्किट ले, 2 ब्रेड टी ले, फिर थोड़ा गर्म होकर आ, मैं बाहर घोड़ा देखता हूँ। लॉन्ग भाई, तिल बिस्किट 2 रुपये 28 पैसे, ब्रिक टी 90 पैसे, बाकी पैसे वापस। थोड़ी देर बाद मैं अंदर गया, घोड़े की रस्सी खोली। अब सीधे पहाड़। लॉन्ग भाई, तुम्हारा दोस्त यहीं रहता है? मैंने थोड़ा टाला। हाँ, पर सीधे पहाड़ चलते हैं। दाजुआंग ने कुछ नहीं पूछा। लॉन्ग भाई जो बोले वही सही। सच ये था, पिछली जिंदगी में मैं कई बार पहाड़ आया था, रास्ता अच्छे से पता था। पाइन फॉरेस्ट के पीछे जो जगह चाहिए थी, जल्दी मिल गई। लॉन्ग भाई, उस तरफ बर्फ के नीचे पेड़ गिरे लग रहे हैं, यहीं शुरू करें? नहीं, थोड़ा आगे चलो, वो जगह सबसे अच्छी है। गाड़ियों की जगह देखकर ठीक लगी। दाजुआंग, पहले उस तरफ खाना खाते हैं फिर काम। दाजुआंग हैरान हुआ, वहाँ खाना? वो लोग देंगे? देंगे, वो बहुत जनरस होते हैं। और हम खाली हाथ नहीं जा रहे। मैंने गाड़ी पर रखी टी और नमक की तरफ इशारा किया। घोड़ा गाड़ी से उतरे, घोड़ा बांधा। 2 कुत्ते भौंकते हुए आए। तंबू का दरवाज़ा खुला। 30 साल के एक आदमी ने बाहर झांका। हमें देखकर थोड़ा चौंका। मैं हंसते हुए बोला, नमस्ते, हम लकड़ी लेने आए हैं, थोड़ा आराम करने दोगे? उस आदमी ने हमें ऊपर नीचे देखा, फिर पास में बने लकड़ी के खंभे की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया, घोड़ा वहां बांधो। घोड़ा बांधकर अंदर गए। गर्मी ने राहत दी। मैंने बैग से ब्रिक टी और नमक निकाला और उस आदमी को दिया। दाजुआंग मन में सोच रहा था, इतने पैसे का सामान, बाहर ठंड में तिल बिस्किट खाया जा सकता था, पर लॉन्ग भाई ने जो डिसाइड किया उसमें ज़रूर कोई सोच होगी। जब उस आदमी ने टी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। बुढ़िया और घर की औरत भी खुश हो गईं। साफ था, गिफ्ट दिल से पसंद आया। आदमी ने हमें अंदर बुलाया, अच्छी जगह बैठाया। बुढ़िया ने मिल्क टी बनाना शुरू किया। आदमी बाहर गया और एक सूखी मटन लेग लेकर आया। काटने के लिए चाकू निकाला। मैंने देखा, ये लोग बड़ा खाना बनाने की तैयारी में हैं। मैंने हाथ हिलाया, नहीं नहीं, इतना काफ़ी है, हम जल्दी खाकर लकड़ी लेकर जाएंगे। आदमी नहीं माना। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अगर नहीं रोकता तो शायद बाहर जाकर भेड़ काट देता। आजकल भेड़ इनके लिए भले कम कीमती हो, पर ये लोग खुद भी रोज नहीं खाते। बुढ़िया ने काजाक में कुछ कहा। आदमी छूटने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी नज़र चूल्हे के पास एक चीज़ पर पड़ी। मैंने इशारा किया, भेड़ मत काटो, वो चीज़ दे दो बस। आदमी ने देखा और रुक गया। मैं समझ गया, बात बन सकती है। वो बेच भी सकते हो, पैसे मिलेंगे।
आदमी ने हैरानी से पूछा, सच में? मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा, हाँ, 1 किलो 1 रुपया, वो दे दो, काफ़ी है। आदमी ने चाकू रख दिया, पर सोचने के बाद बाहर गया और एक और चीज़ लेकर आया। उसका एक टुकड़ा टूटा हुआ था, उतना अच्छा नहीं था। आदमी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। इसे जंगल में मिली थी, हम तो इसे जलाने वाले थे। मैं और दाजवांग दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। ये डियर एंटलर थी। औरत ने मिल्क टी का बोल दिया। एक घूंट पीते ही बदन गर्म हो गया। बाहर ठंड में कोल्ड स्टीम्ड केक से कितना अच्छा था ये। दाजवांग ने धीरे से कहा, लॉन्ग भाई, तुमने पहले से प्लान किया था ना? हाँ, यहाँ लकड़ी के अलावा भी बहुत कुछ है। पैसे कमाने के रास्ते ज़्यादा हैं यहाँ। मिल्क टी पीते हुए मैंने दीवार पर लटकी एक चीज़ देखी। ये आपका है? आदमी ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, 2 साल पहले मिला था। मेरा नाम हलीमू है। मेरा नाम वाइलोंग है, इसका नाम टाओ दाजवांग। हम घर के लिए लकड़ी लेने आए हैं। मैंने स्टोन कोल देखी। हलीमू भाई, ये कोल कहाँ से लाते हो? खरीदते हो? नहीं नहीं, पहाड़ से खोदते हैं। करीब 1 किलोमीटर है, पर रास्ता मुश्किल है। थोड़ा मन उदास हुआ। कोल भी मिलती तो कितना अच्छा होता। हलीमू ने ड्राई मटन प्लेट में रखा। मैंने पूछा, हलीमू भाई, तुम्हारे पास गन है तो वुल्फ से डर नहीं ना? यहाँ वुल्फ है। दीवार पर एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल लटकी थी। हलीमू ने धीरे से कहा, हाँ, वुल्फ है। 3 भेड़े काट गए। पिछले हफ्ते बर्फ में 2 और जम गई। दाजोंग ने पूछा, मारते क्यों नहीं? बुलेट नहीं है। पिछले साल मिले थे, पर शुरुआती सर्दी में वाइल्ड बोर बहुत थे, सब खर्च हो गए। मैंने दाजोंग की तरफ देखा। मैं बुलेट का इंतजाम कर सकता हूँ। क्यों, मैं मिलिशिया ट्रेनिंग होती है, मेरे पास कुछ प्रैक्टिस बुलेट्स हैं। हलीमू की आंखें चमक उठी। सच में? बदले में मैं भेड़ दूंगा। भेड़ नहीं चाहिए। जो भेड़ जमकर मरी है वो दे देना। मुझे पता था इन लोगों के लिए फ्रोजन मरी भेड़ खाना मना था, पर मेरे फ्रोजन और फ्रेश में क्या फ़र्क था? दाजवांग भी एक्साइटेड हो गया। लॉन्ग भाई, एक पूरी भेड़ मिली तो कम से कम एक लेग तो शेयर में मिलेगी, उसने धीरे से कहा। हलीमू भाई, मेरे पास भी कुछ बुलेट्स हैं। हलीमू ने जल्दी से पूछा, कब आ सकते हो? मैंने सोचकर कहा, कल परसों। पर आज लकड़ी ले जानी है। कल परसों आऊँगा, गाड़ी मिली तो जल्दी, नहीं तो थोड़ी देर हो सकती है। ठीक है। फ्रोज़न शीप तो मैं रखूँगा, बल्कि जब आओ तो एक ज़िंदा भेड़ दूंगा। नहीं यार, ज़रूरत नहीं, फ्रोज़न ही काफ़ी है। और एक काम और है, वाइल्ड बोर मिले तो मुझे दे देना। वुल्फ भी मारो तो उसकी खाल मुझे चाहिए, हड्डी और मीट भी। हलीमू ने खुशी से हाँ कहा। मिल्क टी पीकर मैं उठ खड़ा हुआ। क्या मैं वो फ्रोज़न शीप देख सकता हूँ? हलीमू हमें तंबू के पीछे ले गए। लकड़ी से बर्फ हटाई। एक ही मिली। हलीमू को अफसोस हुआ, बाकी शायद वुल्फ ले गए। हलीमू भाई, क्या आसपास और भी लोग हैं? उनके पास भी फ्रोजन शीप होगी? तुम पूछोगे? बदले में टी, नमक या कुछ और दे सकता हूँ। ठीक है, कल पूछता हूँ। फ्रोजन शीप देखकर हम नीचे घाटी में उतरे। गाड़ी से कुल्हाड़ी निकाली। हलीमू भी साथ था, उसे पता था कहाँ अच्छी लकड़ी है। उसने एक जगह इशारा किया। पिछले साल एक बार बाढ़ आई थी, बहुत सारे पेड़ बह आए यहाँ। दाजवान ने बर्फ हटाई, नीचे देखकर खुश हो गया। लॉन्ग भाई, ये तो बहुत कुछ है। एक बार में काफ़ी लकड़ी मिल जाएगी। मैं थोड़ा और चाहता था, काश यहाँ पास में कोल भी होती। दोनों का मन अच्छा था, और मैं मन में हिसाब लगा रहा था। इन कुछ दिनों की कमाई शहर के एक वर्कर की महीने भर की सैलरी से ज़्यादा थी, और ये काम लगातार हो सकता था। अगर थोड़ा मेहनत करें तो स्प्रिंग तक साइकिल खरीदने के पैसे आराम से जमा हो जाएंगे। 1 घंटे बाद हम दोनों गाड़ी लेकर काउंटी वापस पहुंचे। अभी ऑफिस बंद नहीं हुई थी। दजवान, कलेक्शन सेंटर चलो, पहले डियर एंटलर बेचते हैं, फिर कुछ ले जाएंगे। दाजवांग को भी जानना था, एंटलर के कितने मिलते हैं। मैं एंटलर लेकर अंदर गया। चेन होंगजुन घर जाने की तैयारी में था, मुझे देखकर थोड़ा झंझलाया। अरे, बंद होने के वक्त कौन आता है? पर हाथ में एंटलर देखते ही उसका चेहरा बदल गया। ऑट, अरे, सुबह तुम आए थे ना? हाँ भाई साहब, ये डियर एंटलर लेते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने काउंटर पर रखकर देखा। पहाड़ से मिली? ये वाली तो ठीक है, पर दूसरी थोड़ी टूटी है। 1 किलो 3 रुपए। मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिले। ठीक है। चैन होंगजुन ने तराजू पर रखा। 6 किलो 700 ग्राम, हिसाब लगाता हूँ, 20 रुपए एक आना। लो, पैसे गिनो। मैंने गिनकर रख लिए। चैन होंगजुन ने जाते हुए मुझे रोका। यार, आगे कुछ मिले तो लाना, अच्छा रेट दूंगा। मंडे वेंसडे फ्राइडे में होता हूँ। मैंने हाँ करके बाहर निकला। गाड़ी के पास आकर दाजुआंग को 5 का नोट दिया। दाजुआंग, ये तुम्हारा है। घर पहुंचकर कुछ लकड़ी भी उतार देंगे। दाजुआंग ने झट से पैसे वापस कर दिए। नहीं लॉन्ग भाई, मैं तो बस मदद करने आया था। पैसे कैसे लूंगा? पर ये पैसे तुम्हारे बाबा ले लेंगे। हाँ, वो तो लेंगे ही। मैंने आइडिया बदला। तो फिर कुछ चीज़ें लेते हैं। चीज़ें घर ले जाओ तो बाबा नहीं ले सकते। और तेरे हाथ में ग्लव्स नहीं हैं, देख कितने ठंडे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर जाने का वक्त कम था। जल्दी से एक रोप वाले ग्लव्स लिए। 4 रुपए लगे। ये पहन लो, घर जाकर कहना लॉन्ग भाई ने दिए, बाबा किसी और को नहीं दे पाएंगे।
और कुछ तिल बिस्किट भी ले जाना, साथ में लकड़ी भी उतारेंगे तो कोई बात नहीं कर पाएगा। दाजवांग ने ग्लव्स पहने, हाथ गर्म हो गए, खुश हो गया। फिर हम दोनों घोड़ा गाड़ी लेकर क्यू की तरफ चल दिए। गाड़ी वेजा के घर के पास पहुंची भी नहीं थी कि काफ़ी लोग देखने आ गए। अरे, वीलोंग सच में लकड़ी ले आया। इतनी लकड़ी तो है, कुछ 100 किलो होगी, 1-2 महीने चलेगी। नहीं सोचा था यार। भतीजा वीजांग रास्ते में पत्थर से खेल रहा था। मुझे और दाजुआंग को गाड़ी लेकर आते देखा तो दौड़ता हुआ आ गया। मैंने एक तिल बिस्किट निकाला, उसे दिया और कहा, जाओ जल्दी से बड़े भाई को बताओ मैं आ गया, लकड़ी भी लाया। वीजांग बिस्किट खाते खाते दौड़ा। भाई वीजांग वो जल्दी से बाहर आए। मैंने गाड़ी अंदर लगाई। उन्होंने पूछा, सब ठीक रहा? मैंने हंसते हुए कहा, और भी कुछ मिला? सब ठीक। भाई ने मुझे ऊपर नीचे देखा, फिर दाजोंग को। दोनों ठीक थे, कोई चोट नहीं। भाई ने चैन की सांस ली। और क्या मिला? एक फ्रोजन शीप मिली। कुछ दिन मीट खाएंगे। भाई वीजांगो और पूछना चाहते थे, पर बाहर काफ़ी लोग जमा थे। उन्होंने कहा, पहले लकड़ी उतारते हैं। सब मिलकर जल्दी से लकड़ी उतार दी। मैंने आवाज़ दी, दजुआं की लकड़ी उसके घर पहुंचानी है। वाइलोंग बड़ा दिलदार है। तभी किसी ने गाड़ी के नीचे शीप देखी। अरे, वो शीप है? हाँ, पहाड़ में एक फ्रोजन मिली। पड़ोसन चिल्लाई, मिली? इतनी किस्मत? पर कहीं जहर से मरी तो नहीं? कुछ लोग रश करने लगे, कुछ ने बुरा सोचा। मैंने सिर हिलाया और भाई से कहा, भाई पहले दाजौन के घर लकड़ी छोड़ता हूँ, फिर गाड़ी वापस करता हूँ। लोग देखकर चले गए। मैं अंदर गया और दाजौन के हाथ में 1 किलो तिल बिस्किट ठूंस दिया। भाई वेजियांगो ने आहिस्ता पूछा, शालोम, ये शीप सच में साफ है? भतीजी वीजवान और भतीजा वेजांग बिस्किट की थैली को ताकते रहे। मैंने धीरे से कहा, नहीं भाई, मैंने 5 रुपए में टी और नमक खरीद कर शेपर्ड के यहाँ जाकर बदले में ली है। ये 2-3 दिन पहले बर्फबारी में जम गई थी, बिल्कुल ताज़ी है। भाई विजियांगो ने राहत ली। ठीक है, शीप की खाल मैं निकाल देता हूँ, दजौन के घर एक लेग भेजना। हाँ, आप थोड़ा सोचना, एक दिन में इतना कुछ आया है। चलिए। उधर दाजवांग खुशी खुशी घर पहुंचा और तिल बिस्किट बाप को देने गया। ताओ जियनशी ने शुरू करते ही गालियां देनी शुरू कर दी। दाजवांग समझ ही नहीं पाया। आधे घंटे बाद होश आया। बाबा, वो शीप लॉन्ग भाई ने लाई है, मेरा उससे क्या लेना देना? मैं गया मदद करने। लॉन्ग भाई ने मुझे ग्लव्स भी दिए नए, और उनके घर खाना भी खाया। यहाँ आता हूँ तो खाना नहीं होता। मछली लाया तो मैं खा नहीं पाया। मीट लाऊं तो क्या फ़ायदा? ताओ जियनशी पहले खुश था, पर किसी ने बताया वैलोंग एक पूरी शीप लाया है, तो उसे लगा बेटा साथ गया था तो मीट में हिस्सा मिलना चाहिए। पर बेटे ने उल्टा उसी पर चिल्लाया। तभी दरवाज़ा खटखटाया। जियनशी भाई, मैं हूँ। ताओ जिनशे हड़बड़ा गए। अभी अभी उसी की बुराई कर रहे थे और वो बाहर खड़ा है। वो कुछ बोल नहीं पाए। दाजुआंग दरवाज़ा खोलने चला गया। जिनशे भाई, दाजुआंग शीप काट दी है। ये एक लेग दाजुआंग का हिस्सा है, रखो। मीट एकदम ठीक है। हमारे घर शीप का सूप चढ़ा है। ताओ जिनशे शर्म से लाल हो गए। जल्दी से उठकर बोले, शाओलोंग, तूने लेग भेजी, बड़ा एहसान किया। बैठ जरा। नहीं, क्यों नेता के घर जाना है? कल फिर गाड़ी चाहिए। दाजुआंग बोला, कल सुबह मैं आ जाऊंगा। ठीक है। मैं निकला, बर्फ में से एक लेग निकाली और सीधे शू चेंजुन के घर गया। शू चेंजुन ने लेग देखकर थोड़ा हिचकिचाया। तुम कह रहे हो कल फिर गाड़ी चाहिए, पॉइंट्स तो दोगे ना? हाँ, पूरे दूंगा। ये लेग अलग से है, शेपर्ड के घर से लाई, जमी हुई थी। हमारे यहाँ सूप बन रहा है, आप भी खा सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स रख दो, मैं पर्ची लिखता हूँ। पर कल दूसरा घोड़ा होगा। मैंने हंसते हुए पैसे निकाले। जैसे आप कहें। उधर भाभी लियांग ने हैरानी से बोली, शाओलोंग इतना बदल गया। कल की बात है, आज क्यों नेता के घर शीप लेग दे आया। खाएंगे भी? भाई वेजांग वो शीप काटते हुए बोले, खाएंगे क्यों नहीं? शीप के सूप की खुशबू पूरे घर में फैली। तभी भतीजे वेजांग ने बोला, चाचू ने कहा था मछली कांटे में बिछेंगे, एक मछली 1.5 रुपए में बिकेगी। भाई भाभी ने एक दूसरे को देखा। पहले मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, पर इन 2 दिनों में जो हुआ, अब कुछ भी अजीब नहीं लगता था। थोड़ी देर में मैं दरवाज़ा खोल कर आया। भाई ने काम रोक कर पूछा, सब हो गया? हाँ, कल सुबह गाड़ी वापस भी करनी है। जेब से 10 रुपए निकाले और भाभी को दिए। भाभी, आज कमाया 10 रुपए आपके। भाभी ने हाथ हिलाया। नहीं, पहले भी 10 दे चुके हो, घर में कोई कमी नहीं, रखो। मैंने ज़बरदस्ती पकड़ाया। पहले रखो, एक बात करनी है भाई से। भाभी ने भाई की तरफ देखा। भाई ने इशारा किया, रख लो। भाई, आज शेपर्ड के यहाँ गन देखी, बुलेट नहीं थी, वुल्फ का खतरा है। भाई, तुम्हारे पास कुछ 56 की बुलेट्स हैं क्या, मिलिशिया वाली? भाई विजयांगू उठे, बेडरूम से एक पेपर पैकेट लाए। कुछ दर्जन है, सब ले जा। भाभी को पता चला ये हलीमों का घर था तो बोली, इन्होंने शीप दी है, अगली बार जाओ तो कुछ टी वगैरह ले जाना। हाँ भाभी, पहाड़ में बहुत कुछ है, आगे और भी लाएंगे। भतीजी वेजुआन ने कहा, बाबा जब लेग खाएंगे तो मुझे और वेजियांग को एक एक टुकड़ा ज़रूर देना।
मेरे मन में हालिमों के घर में देखे वो पत्थर आए, उनके बच्चे खेल रहे थे हमसे, दो तीन मांग लेते तो क्या फर्क पड़ता। रात को सूप पीते हुए भाई ने पहेलियां बुझाई, बच्चे खिलखिलाए। मैंने सोचा यही तो जिंदगी है। कमरे में आकर हिसाब लगाया। एंटलर, वाटर वॉल, तिल बिस्किट, टी, दाजवान के ग्लव्स, भाभी को 10 रुपए, सब निकालकर अब हाथ में 10 से कम थे। पर कल बुलेट्स के बदले एक दो शीप और मिलेंगी। हलीमू के पास रखकर बाकी शेपर्ड से भी डील हो सकती है। रात के 10 भी नहीं हुए थे, नींद नहीं आई। तभी बाहर कुत्ते भौंके, कदमों की आवाज आई। मैं कपड़े पहनकर निकला। बाहर एक लड़की खड़ी थी। कौन है? मैं हूं गुशाशा। मुझे याद आया, ये क्यों की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की, गु बॉयन की बेटी। भाई ने बताया था गु बॉयन 10-15 साल पहले बेटी को लेकर यहाँ आए थे। तब वो 3-4 साल की थी। हाई स्कूल के बाद वापस क्यों में आ गई। पिछली जिंदगी में गु और माओ की हरासमेंट की वजह से उसी से शादी हुई, फिर घरेलू हिंसा, डिवोर्स, और फिर कहीं गायब हो गई। भाई वेजांगो भी दरवाजा खोलकर निकल आए। शाओशा, आओ। मैं इजियांगो भाई, मुझे थोड़ा मटन चाहिए था, बाबा बीमार है। वो शौशा की आवाज़ बहुत धीमी थी, साफ था, मानना अच्छा नहीं लग रहा था। भाई ने फिक्रमंदी से पूछा, बाबा को क्या हुआ, दवाई ली? हाँ, बस सर्दी लगी है। भाई फौरन अंदर गए और एक टुकड़ा मीट लेकर आए। शाओलोंग शाओशिया को घर छोड़ा। अंधेरा है, अकेली मत जाए। मैंने टोपी पहनी, मीट उठाई और निकल पड़ा। शाओशिया ने मना नहीं किया, चुपचाप साथ चलती रही, 1.5 मीटर की दूरी पर। इस दौर में लोगों की बातें बहुत होती थी। मैंने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा, बाबा को कब से है? कल से। लकड़ी काट रहे थे, पसीना आया, ठंड लग गई। ज़्यादा नहीं है, पसीना निकलेगा तो ठीक हो जाएंगे। घर में दवाई है ना? बस। मैं पूछता गया, वो जवाब देती रही। रास्ते के बीच मोड़ पर आगे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शाओशा थोड़ा पीछे हट गई। मैं समझ गया, जोर से बोला, कौन है? एक काली परछाई तेजी से भाग गई, किसी के घर की दीवार के पीछे गायब हो गई। मैंने शाओशा से कहा, कोई नहीं था, चलो। शाओशा जानती थी वो क्यों था, और उसे हैरानी भी हुई। जिसे कमज़ोर समझती थी वो इतना बेटर निकला। वो बयान के घर पहुंचे। अंदर वो सो रहे थे। मैंने कहा, पास में गर्म पानी रखो, खूब पिलाओ, जल्दी ठीक होंगे। मीट रखकर मैं पलटा। शाओशिया ने आवाज़ दी, पैसे लेते जाओ। ये भाई ने दिए हैं माँ को, पैसे नहीं। मैं वापस चलते चलते सोचता रहा। वो काली परछाई, उसकी चाल जाना पहचाना लग रहा था। अगले दिन भोर होते ही उठ गया। भाभी यांग में पहले से चूल्हे पर थी। भाई वेजांग वो स्टीम्ड केक पैक कर रहे थे। भाई इतना मत भरो, बाहर भूख लगे तो मुश्किल होती है, ज़्यादा हो तो वॉस ले आना। घर में सब ठीक है, बाहर हो तो परेशानी। भाभी ने कहा, कल की शीप भी थोड़ी साथ रख लो, मीट खाकर काम में जाती है। भतीजा वेजांग चारपाई पर चिल्लाया, माँ मुझे भी मीट चाहिए। भाभी ने एक झिड़की दी, कल रात कम खाया था क्या? तुम यहाँ बैठे हो, ये काम पर जा रहे हैं? वेजांग वो हंसे। इस घर में स्ट्रिक्ट माँ, नरम बाप था। मुंह धोया, भाभी ने सूप का बोल दिया। जो थोड़ी शीप के टुकड़े बचे थे सब मेरे बोल में डाल दिए, बच्चों को हम। मैंने देखा, नाक भर आई। मैंने अपने बोल से टुकड़े वेजुआन और वेजांग के बोल में डाल दिए। भाई ने हंसते हुए कहा, हमारे सामने तो तू बच्चा ही है, शादी नहीं हुई, बच्चा ही है। भाभी ल्यांगमे ने हंसते हुए कहा, वापस आओ तो सूप बनाऊंगी, शायद आज रात एक और शीप ले आओ। लाया तो ल्यांगशो के यहाँ आधी भेजना। भाभी और भाई ने एक दूसरे को देखा। कल वेन्यू आया था, कुछ मछलियाँ दे दी, मीट अलग है, भेजते हैं। हाँ भाभी भेजो, मीट मछली अलग अलग होती है। नए साल से पहले 2-3 बार और लूंगा, शायद और शीप मिले। ल्यांगशो फैमिली का भी उपकार है हम पर। खाना खाकर बैग उठाया और निकल पड़ा। दरवाजे पर गोरमाओ खड़ा था, हंसते हुए। शाओलोंग, सुना पहाड़ जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। नहीं, दाजोंग के साथ जाना है, गाड़ी में जगह नहीं। इरमाओ ने जल्दी से कहा, यार ल्यूरिन को मैंने बताया नहीं था जानबूझकर, वो अपने आप। पर मैं तेज कदमों से निकल गया। वो पीछे पीछे थोड़ी देर आया, फिर पिछड़ गया। साले, बिना मेरे जा रहा है, मैं भी जा सकता हूँ। मुझे हैरानी थी दाजोंग अभी तक क्यों नहीं आया। स्टेबल पहुंचा तो देखा वो बाहर दीवार के पास दुक्का बैठा था। दाजोंग, घर में क्यों नहीं गए? मैंने देखा अरमाओ तुम्हारे घर गया था, सोचा वो भी साथ जाएगा तो शायद मेरे लिए जगह ना हो। अरे यार, बोला था ना बस हम दोनों, वो नहीं आएगा, समझे? दाजवान खुश हो गया। हाँ लॉन्ग भाई। हम दोनों ने गाड़ी ली और काउंटी की तरफ निकल गए। ब्रिक, टी और नमक खरीदे। सोचा 2 पैक शुगर कैंडी भी ले लूं, और आधा किलो लूज स्वीट्स भी। रास्ता पहचाना था। हलीमों के तंबू पर पहले से भी जल्दी पहुंचे। हलीमो खुद बाहर आया, मुझे देखते ही हाथ बढ़ाया। हमने जोर से हाथ मिलाया। काजाक्स बहुत वाले होते हैं। हलीमो ने हम दोनों को अंदर बुलाया। अंदर घुसते ही चूल्हे के पास रखी 3 डियर एंटलर दिखी, कल वाली से बड़ी थी। मैंने एक नज़र डाली और आगे बढ़ गया। हलीमू भाई, ये लो, टी, नमक और शुगर कैंडी। बुढ़िया कजाक जानती थी, उसने खुशी से बैठाया। हालिमू की पत्नी मिल्क टी बनाने लगी। बुढ़िया ने स्वीट्स मुट्ठी भर के पोते को दिए। हम चारपाई पर बैठे। हालिमू ने बताया,
कल तुम गए तो मैं दूसरे शेपर्ड्स के पास गया, 2 फ्रोजन शीप मिली, उन्होंने टी के बदले दे दी। और वो उसने एंटलर की तरफ इशारा किया। मैंने जेब से पेपर पैकेट निकाला, ये लो 20 बुलेट्स। हलीमू ने खोल कर देखा, बहुत खुश हुआ। भाई बड़ी मदद की, कल रात वुल्फ आए थे, पूरी रात नींद नहीं आई। अब बुलेट्स हैं तो वुल्फ को भगा दूंगा। मैंने मिल्क टी की एक घूंट ली। हलीमू भाई, हम दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तुम्हारी हेल्प है मेरी हेल्प है। बिल्कुल, स्प्रिंग आए तो वाइल्ड बोर मिले, तुम आना। दोपहर में हलीमू ने दिखाया एक कजाक आदमी मिनटों में शीप कैसे काट लेता है। मैं रोकता रहा पर पूरे घर ने जिद की, गेस्ट के लिए शीप जरूरी है। खाते वक्त कोने में रखे वो पत्थर दिखे। हलीमू ने बच्चे से कुछ कहा। बच्चे नसन ने पत्थर देखे, स्वीट्स देखे, मुझे देखा और पत्थर आगे कर दिए। मैंने हंसते हुए कहा, इतने नहीं चाहिए, बस 2-3 नेफ्यूनीस के लिए। शीप का मीट खाया, सूप पिया और खुश होकर बाहर निकले। दोनों फ्रोजन शीप गाड़ी में रखी। फिर हेलिमो ने पीछे का रास्ता दिखाया। कल मैंने वहां से कुछ पाइन लाया था, घोड़े पर था तो कमाई, तुम ले जाओ। और हालिमू भाई, हमारे घर लकड़ी है पर कोल नहीं, अगर मिल जाए तो। वो माइन थोड़ी दूर है, पर अगले हफ्ते मैं कुछ लाकर रखूंगा, तुम आना। मैंने तीनों एंटलर उठाई, करीब 10 किलो। कलेक्शन सेंटर में 30-40 रुपए मिलेंगे, जेब फिर भर जाएगी। हालिमू भाई, कुछ और चाहिए तो बताना, जो हो सकेगा लाऊंगा। हालिमू ने कहा, तुम्हारी वजह से बुलेट्स मिली, अब वुल्फ से डर नहीं, मैं ज़्यादा दूर जा सकता हूँ। वाइल्ड बॉय का पेट मेरे लिए रखना, समर में काम आएगा, मशरूम भी। हलीमू ने खुशी से हाँ कहा। हमने हलीमू के घर को अलविदा कहा और काउंटी की तरफ चल दिए। फिर तीनों एंटलर लेकर कलेक्शन सेंटर पहुंचा। इस बार चिन होंगजुन नहीं था, एक मिडिल एज्ड औरत थी। उसने एंटलर देखकर अंदर से खुशी हुई, पर चेहरा प्लेन रखा। एंटलर बेचने हैं, अच्छी है, पर थोड़ी क्रैक है, 2 रुपए किलो। मैंने एंटलर उठाई और वापस चलने लगा। मन में सोचा, चेन होंगजुन आएगा तब बेचूंगा, 2 रुपए की जगह 3 रुपए, 10 किलो पर 10 रुपए का फर्क पड़ता है। औरत ने देखा मैं सच में जा रहा हूँ। अरे 3 रुपए दे दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। मैं पलटा, एंटलर रखी, पैसे लिए और निकल गया। डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचा। दाजवान, कुछ चाहिए? नहीं लोम भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने 1 किलो तिल बिस्किट लिया, 2 कैंड फूड भी लिए, सब मिलाकर 10 से कम। फिर साइकिल और सोइंग मशीन का रेट पूछा। 28 इंच हैवी ड्यूटी फॉरएवर साइकिल 167 रुपए, सोइंग मशीन 85 रुपए। दोनों के लिए कूपन चाहिए। अफसोस हुआ, कूपन नहीं था। वापस जाते हुए दाजवान से बोला, इस बार 2 शीप लाई हैं, तुम्हें आधी दूंगा। दाजवान ने फौरन हाथ हिलाया। नहीं लोंग भाई, मत दो, वो रहा तो अगली बार निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाबा चाहते हैं बड़े भाई को साथ ले जाओ। मैं नहीं माना। मैं कहा, सिर्फ मैं जाऊंगा। मैंने दाजवान को हैरानी से देखा। मुझे हैरानी इस बात पे नहीं थी कि ताओजनशे ने ऐसा सोचा। हैरानी ये थी कि दाजवांग ने खुद मुझे बता दिया। इसका मतलब वो लॉयल है, जब तक मैं उसे धोखा नहीं दूंगा वो नहीं देगा। दाजवांग, ठीक है, पर कुछ ना कुछ तो दूंगा। एक लेग ले जाओ, ज्यादा करीब ही तुम्हारे घर उतारूंगा। ठीक है लॉन्ग भाई। दोनों गाड़ी लेकर क्यू की तरफ निकल पड़े। आज भी मैं पहाड़ गया था। लोग फिर देखने आए, अनुमान लगाने लगे। भतीजे वेजांग ने दूर से गाड़ी देखी, नाक सुड़की और दौड़ता हुआ आया। मैंने बैग से एक मुट्ठी कैंडी निकाली, उसे दी, दोस्तों में बांटना। फिर दाजवान को भी एक मुट्ठी दी, तुम भी रखो। दाजवांग ने थोड़ा सोचा पर लिया। सच में बहुत दिनों से कैंडी ही खाई थी। दाजवांग के घर पहुंचे। पहले से ही ज्यादा लोग थे। बड़े भाई टाओ दायोंग और उसकी पत्नी माँ चुनहोंग भी थे। मुझे देखते ही समझ आया क्या माजरा है। मैंने बिना ज़बात के कहा, गाड़ी की आधी लकड़ी तुम्हारी है, अभी उतार लेते हैं। लकड़ी देखकर सबके चेहरे खिल गए, कल से कहीं ज्यादा थी। ताओ ने गाड़ी के नीचे शीप देखी, खासकर बड़े बेटे को इशारा किया। ताओ दायोंग ने झिझकते हुए कहा, शाओलोंग, गाड़ी पर शीप भी है, उसमें भी हमारा हिस्सा है ना? ताओ जिनशे बोले, 2 शीप हैं, एक लेग दे रहे हो? दाजोंग शर्म से मर रहा था। बाबा, वो शीप लॉन्ग भाई ने ट्रेड की है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। ताओ जियंशे ने घूर कर कहा, चुप रह, काम पर जा। जो भी हो, तूने मेहनत की है तो हिस्सा मांगने में क्या गलत है? फिर मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिनशे चाचा, आपको लगता है शीप सच में मिली थी? वो मैंने ट्रेड की थी। दाजुआम को लेग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसने मेहनत की, वैसे मैं चाहता तो लेग भी नहीं देना था। लकड़ी का आधा हिस्सा पहले ही दे दिया, वो दाजुआम की मेहनत का हिस्सा है। बिना और कुछ कहे गाड़ी लेकर निकल गया। दाजुआंग झल्लाकर पैर पटकता हुआ पीछे आ गया। जब ताओ जिनशे को होश आया, दाजुआंग जा चुका था। बेशरम लड़का। उन्होंने बड़बड़ाते हुए घर में कदम रखा। दाजुआंग ने मेरे बराबर आकर कहा, लॉन्ग भाई, बाबा की बात का बुरा मत मानना। नहीं माना। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, गलत नहीं है, बस थोड़ा ज़्यादा हो गया। दाजुआंग ने राहत ली। घर पहुंचा तो भाई वेजांग वो दरवाजे पर खड़े थे। ठीक ठाक रहे। हाँ भाई, और भी कुछ मिला? भाई ने ऊपर नीचे देखा, दाजुआंग को देखा।
ठंड तो नहीं लगी? भीड़ में से एक बोला, शाओलोंग ये शीप भी मिली है क्या? हाँ, किस्मत अच्छी है। इतनी अच्छी किस्मत? भाई मैं भी जाऊं कल? कहाँ से घुसते हो पहाड़ में? मैंने दूर से दिखता पहाड़ का रास्ता दिखाया। वो रहा दरवाज़ा। पर बिना जानकार के भीतर जाओ, रास्ता नहीं पता, भटक जाओगे। सब चुप हो गए। सामान उतरने के बाद मैंने भाई से धीरे से कहा, भाई दाजुआंग को एक लेग देना। भाई ने थोड़ा सोचा, एक ही? हाँ, आगे चाहिए तो हमारे यहाँ आए, अभी ज़्यादा दिया तो ठीक से खाएगा भी नहीं। दाजुआंग को घर में छोड़ा और क्यों नेता के घर गया। शू चेंजुन ने हंसते हुए पूछा, शाओलोंग गाड़ी वापस आई, कैसा रहा? मैंने उनके बेटे शू मिंगो को कैंडी दी। मिंगो बेटा लो। शू चेंजुन ने हंसते हुए कहा, इसे मत खिलाओ। फिर बोले, शाओलोंग एक बात बताऊं, आज क्यों की सारी गाड़ियां बुक हो गईं? मुझे हैरानी नहीं हुई। मेरा 2 दिन का फायदा देखकर सबको लालच आई होगी। ठीक है नेता साहब, एक बात पूछनी थी, साइकिल कूपन या सोइंग मशीन कूपन मिल सकती है? स्प्रिंग में साइकिल हो तो काम तेज होगा। शू चेंजुन ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं। कूपन की बात है, देखता हूँ, पता करता हूँ। वापस वेजिया पहुंचा। भाई वेजांग वो शीप काट रहे थे। कल जाएगा? नहीं भाई, क्योंकि सारी गाड़ियां बुक हो गई हैं। भाभी लियांग में शीप का पेट काटते हुए बोली, मैं क्यों नेता के पास गई थी तो उन्होंने बताया। लगता है किसी को जलन हो गई। भाभी ने कहा, अच्छा है, कल आराम करो। इन 2 दिनों में शॉलोंग थक गया होगा। मैंने हंसते हुए कहा, ज़्यादा नहीं थका। आज दोपहर तो हलेमू के घर हैंड पिक्ड मटन भी खाया। भाभी हैरान हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी मैं इतना मिलनसार हो गया। भाई आज रात एक स्लेड बनाना चाहता हूँ, किसी के पास 100 है क्या? हमारे पास है। कितनी बड़ी? मैंने हाथ से साइज बताई। इंसान खींचे वाली, टेबल जितनी बड़ी। लकड़ी की पट्टियां लगा दो। कल होल तोड़कर मछली पकड़ेंगे, परसों सुबह काउंटी में बेचेंगे। कल सुबह तुम साथ आ जाना, दोपहर को स्लेड बनाएंगे। रात को खाने के बाद मैंने देखा भतीजी वेजुआन और भतीजा वेजियान चारपाई पर खेल रहे थे। याद आया वो पत्थर। मैं कमरे में गया, पत्थर निकाले और चारपाई पर बिखेर दिए। वीजवान, ये तुम और वीजान के लिए। भतीजी पहले चौंकी, फिर खुशी से चिल्लाई, चाचू ये मेरे लिए है? हाँ, पहाड़ पर दोस्त के घर से लाया। उसकी चीख सुनकर भाभी लियांग ने करछी लेकर आ गई। इतनी जोर से चिल्लाना क्या जरूरी था? पर वेजवान ने पत्थर उठाकर भाभी को दिखाए। माँ देखो, चाचू ने इतने सारे पत्थर लाए। वो वाली गाय लड़की के पास सिर्फ 5 हैं, हम उसे दिखाएंगे। भाभी का चेहरा नरम पड़ा पर फिर से स्ट्रिक्ट हो गई। बाद में, चलो पहले खाना खाओ। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, शाओलोंग तुम इन्हें बिगाड़ रहे हो। भाभी ये मेरे भतीजे भतीजी हैं, इन्हें ही प्यार करूंगा तो किसे करूं? भाई वेजांगो ने हंसते हुए बीड़ी का कश लिया। सच है। सूप पीते हुए बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनी। मैं समझ गया, दाजवांग है। दरवाज़ा खुला भी नहीं था, मैं उठकर खोल दिया। दाजवांग आओ। उसके चेहरे पर गुस्सा और तनाव था। लॉन्ग भाई, मैंने सुना कई घरों ने क्यों की गाड़ियां बुक कर ली हैं, कल पहाड़ जाएंगे। मैंने उसे खींच कर अंदर किया। जानता हूँ, बैठो। भाभी ने सूप का बोल भरा। दाजवांग ने मना किया, खा चुका हूँ भाभी। भाभी ने नहीं माना, एक बोल और पियो। दाजवांग मेरी तरफ देखने लगा। कल होल वाली जगह मछली पकड़ने चलना है, किसी को बताना मत। दाजवांग की आंखें चमक उठी। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा। बाबा को भी नहीं, भाई को भी नहीं। उसने सूप का बोल लिया। मन में बहुत कुछ था। कल घर ले गई लेग कहाँ गई पता नहीं। आज शाम की लेग भी बाप ने रख ली होगी। रात को ठंडा कौन सूप। और यहाँ बैठे मैंने देखा। दाजवांग ने झट से बोल खाली कर दिया। भाभी ने फिर से भरा। दाजवांग उठने लगा। बोल हाथ में आया तो देखा, ऊपर तक भरा था। आंखें भर आईं। रोया नहीं, पर बहुत मुश्किल हुआ। मन में सोचा, ये बाहर वाले हैं, अपने घर वाले तो इससे भी बुरा हाल करते हैं। मुझे दिख रहा था, पर हर घर की अलग कहानी होती है। जेब में पैसे थे, दाजवांग का भी हिस्सा था, पर अभी नहीं दे सकता था, बाद में देखूंगा। अभी ज़रूरी था साइकिल के पैसे जमा करना। अगले दिन सुबह खाकर भाई, मैं, दाजवांग, विजुआन और वेजियान सब पहुंच गए। दूर से कुछ गाड़ियां निकलती दिखीं। मैंने सोचा, इस वक्त निकले हैं पहाड़ के लिए, ये सपने देख रहे हैं। बर्फ में पैरों के निशान देखे। कोई यहाँ पहले आ चुका है मछली पकड़ने। भाई हंसे। पॉन्ड सबका है, तुम पकड़ सकते हो तो वो भी। वाटर वोल फिर मिले तो अच्छा होता। वो मुश्किल है। सर्दियों में पानी के नीचे घास में छुपे होते हैं, कुछ तो हाइबरनेट कर जाते हैं। दाजोंग ने कुछ नहीं कहा, पर आंखें उम्मीद से भरी थीं। भाई ने दोनों बच्चों को काम दिया। वेजुआन, वेजियांग, वो सूखी डंडियां इकट्ठी करो। दोनों ने जल्दी से 2 ढेर लगा दिए। मैं और दाजवांग ने होल की बर्फ तोड़ी, साफ की। थोड़ा वेट करो, पहले मछली कम होगी, धीरे धीरे ज़्यादा आएंगी। भाई को कोई जल्दी नहीं थी। कुछ भी मिले, रोज़ नमकीन खाने से तो अच्छा है। दाजवांग चुपचाप झुक कर पानी देखता रहा। दाजवांग, होल छोटी है, ज़्यादा नहीं दिखेगी। जाल डालना है तो डालो, पर अभी डाला तो मछली भाग जाएगी। दाजवांग झिझका।
तभी भतीजे वेजियांग ने चिल्लाया, डालो डालो। भतीजी वेजवान ने उसे मारा, चुप, मछली भाग जाएगी। भतीजे का मुंह बंद हो गया, सांस भी रोक ली। दाजुआंग ने एक्सपीरियंस था। झुककर जाल पानी में डाला, तेजी से पीछे खिंचा और जाल बर्फ पर पटा। वीजांग चिल्लाया, मछली जिंदा, बड़ी। वीजुआन विजान, मछली उठाकर एक जगह रखो। दाजुआन खुश हुआ पर सेटिस्फाइड नहीं। फिर एक जाल डाला, 2 क्रूसियन कार पाई। उस होल पर जाओ, यहाँ भी कम है। दजवांग मान गया, पर मन नहीं था, जाल मुझे दिया। मैंने जाल पानी में आहिस्ता घुमाया और खींच लिया। भतीजे वेजांग ने देखते ही दौड़ लगाई। ग्रास कार्प को पकड़ना चाहा, पर उसने जोरदार टेल मारी, सीधे वेजांग के गाल पर। चेहरा लाल हो गया, पर उसने छोड़ा नहीं। कार्प की गिल कसकर पकड़ी रही। भाई ने जल्दी आकर मछली ली। शाबाश वेजांग, तुमने पकड़ा, बाकी मछलियां बैग में डालो। मैंने देखा, वेजांग की आंखें भरी थीं। सच में दर्द हुआ था। मैंने जल्दी से टॉपिक बदला। दाजुआंग ने भी तारीफ की, वेजियांग सच में ब्रेव हो। ग्रास कार्प बहुत ताकतवर होती है। इतनी तारीफ सुनकर वेजियन का रुका हुआ रोना फूट पड़ा। बहुत दर्द हुआ। बाबा चाचू, इसने मुझे मारा। मैंने जल्दी से कहा, वेजियांग, रोना बंद। घर जाकर माँ से ये मछली बनवाना, बदला लेना, याद रखना इसे। वेजियांग ने आंसू पोंछे और मछली को जोर से घूर कर देखा। ठीक है, आज शाम को खाऊंगा। दोपहर होने से पहले दाजुआंग घर जाना चाहता था। मैंने और भाई ने मिलकर रोक लिया। खाना खाकर भाई ने कहा, दोपहर तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ 100 से स्लेट बनाता हूँ। मैंने खाते हुए कहा, ठीक है, उम्मीद है दोपहर में और मिले। अगर ज़्यादा हुई तो कल सुबह जल्दी काउंटी जाएंगे। दाजुआंग ने पूछा, कितनी जल्दी? पहाड़ से भी जल्दी, नहीं तो मछली बेचना मुश्किल होगा। पकड़े भी जा सकते हैं। इस दौर में रिफॉर्म हो रहा था, पर छोटे वेंडर्स के लिए अभी भी रिस्क था। अगले साल से धीरे धीरे खुलेगा। दाजुआंग ने समझते हुए सिर हिलाया। वो जितना मेरे साथ रहता उतना ज़्यादा सोचने लगता था, पर जितना ज़्यादा सोचता घर की बात याद आती और तकलीफ होती। मेरे साथ रहना शायद उसके लिए एस्केप भी था। खाने के बाद मैं और दाजुआंग निकल पड़े। रास्ते में दाजुआंग ने कहा, पता नहीं आज पहाड़ जाने वालों को कुछ मिला या नहीं। उनसे कोई मतलब नहीं, मिला तो हमें नहीं देंगे, नहीं मिला तो और गाड़ियां बुक करेंगे। हम अपना काम करते हैं। होल पर पहुंचकर दाजुआंग ने पहला जाल डाला। 1 किलो से बड़ी 3 मछलियां, अच्छी शुरुआत। मैं बैग लेकर मछलियां भरने लगा। 7-8 जाल हुए, धीरे धीरे कम होने लगी। दाजुआंग, रुको, आग जलाते हैं, थोड़ा सूखो, फिर मैं डालता हूँ। दाजुआंग खुशी से हंसा। उसे याद भी नहीं था कि मेरी बारी थी। तुम्हारे कपड़े भीग गए, अच्छे से सूखो। सूरज ढलने लगा। मैंने देखा, 20 से ज़्यादा बड़ी मछलियाँ, 10 किलो से ज़्यादा मिसलेनियस मछलियाँ। चलो वापस, स्लेड भी देखना है। दाजुआंग मन में कुछ और चाहता था, पर जानता था ज़्यादा नहीं मिलेगी। वापस आते हुए देखा, पश्चिम से कुछ घोड़ा गाड़ियाँ आ रही थीं। दाजुआंग ने हैरानी से देखा, इनकी गाड़ी खाली लग रही है। ये पहाड़ की रोड नहीं जानते थे। जानते भी तो क्या, मेरे जैसे कॉन्टैक्ट्स नहीं है। दाजुआंग को अब समझ आया, उसे साथ ले जाना कितना बड़ा भरोसा था। मन में सोचा, रास्ता भी लॉन्ग भाई को नहीं बताऊंगा, बाप को, भाई को तो बिल्कुल नहीं। घर पहुंचकर मछलियां किचन में रखीं और कमरे में बैठ गए। दाजुआंग को सिटी की बातें सुनाई। उसकी आंखों में सपने थे। लॉन्ग भाई, कभी सिटी देखूंगा? हाँ, पैसे हों तो सब होता है। कल मछली बेचकर देखते हैं। भतीजा विजान खाने के लिए बुलाने आया। मेज पर ग्रास कार्प की डिश थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखो, विजान का बदला। सब बैठकर खाने लगे। दाजुआंग धीरे धीरे खा रहा था। मछली कम उठा रहा था। ज्यादातर कॉर्न केक को फिश सूप में डुबोकर खा रहा था। मैंने उसे कहा, ये वेजांग का दुश्मन है, आज इसे हम सब मिलकर खत्म करते हैं। तुम भी खाओ। दाजुआंग ने हाँ कहा। वीजियांग ने एक ही निवाला ग्रास कार्प का लिया, फिर क्रूशियन कार्प की तरफ मुड़ गया। असल में ग्रास कार्प का टेस्ट उतना स्ट्रांग नहीं था। इस दौर में सब कुछ कूपन से मिलता था। घर में ग्रेन कूपन थे, बाकी कम थे। भाई, कल कुछ ग्रेन कूपन देना, मछली बेचकर थोड़ा अच्छा अनाज लाऊंगा। वेजवान और वेजांग को भी ढंग से खाना चाहिए। भाई, वेजांग को कॉर्न केक चबाते हुए भी खुश लग रहे थे। खाने के बाद दाजुआंग को बोला, कल सुबह जल्दी आना। दाजुआंग चला गया। भाभी लियांग ने बर्तन धोते हुए बोली, दाजुआंग बहुत सीधा बच्चा है, उसे तकलीफ नहीं देना। भाई वीजियांगो ने बीड़ी बनाते हुए बच्चों को पहेली सुनाई। हमारे यहाँ आज से 100 साल पहले सोना और जेड का भंडार था, जानते हो क्यों? मैं सोने जाने वाला था, पर यह सुनकर रुक गया। जोर से खुद की जांग पर थपकी मारी। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, ये बात भूल गया। भाभी किचन से दौड़ी आई। क्या याद आया? मैंने माथे पर और एक थपकी मारी। जेड। भाभी, दक्षिण के पहाड़ में जेड की खान है। हालिमू ने भी पूछा था कुछ पत्थर के बारे में, मैं भूल गया। माहे का जारे फेमस है। हाँ, क्वालिटी उतनी नहीं जितनी हेतियान की, पर ऊपरी क्वालिटी का तो बहुत कीमती है। हलीमू के घर वाले पीढ़ियों से पहाड़ में हैं, उन्हें जरूर पता होगा। पिछली जिंदगी में 85 के बाद जब भी माहे में बाढ़ आती, सूखने पर नदी में लोग प्लास्टिक बॉटल्स लेकर जाते। जो पत्थर मिले
उस पर पानी डालकर देखो जेड है या नहीं। 21वीं सदी में तो कभी कभी कई 100 किलो से लेकर टन भर तक के बड़े जेड के टुकड़े मिले थे। भाई ने हंसते हुए कहा, खान है तो कहीं नहीं जाएगी। अगली बार हालिमों से पूछ लेना, जेड अनाज से महंगी नहीं होती अभी। भतीजा वेजांग जोर से बोला, चाचू बेवकूफ नहीं, सबसे स्मार्ट है। कोयल भी पकड़ी, शीप भी लाए। शाबाश वैजांग। वापस कमरे में आया। वीजांग ने कही कोयल वाली बात याद आई, कल मछली बेचने जाना है तो क्या कुछ कोयल भी बेच सकते हैं। सोचा तो उठा, टॉर्च और हैट पहना, ग्लव्स लिए, जाल और बैग उठाया और निकल पड़ा पूर्व की तरफ। कुछ 100 मीटर चलने के बाद लगा यहाँ नहीं मिलेंगी। पहले वाली जगह गया, खाली था, कोई कोयल नहीं। दूसरी जगह की तरफ बढ़ा, रास्ता मुश्किल था, थोड़ा पछतावा हुआ, पर इतना आगे तो बाकी भी जाना ही था। तभी एक काली चीज बर्फ से उड़कर निकली। मैं चौंक गया, टॉर्च चलाया। खरगोश था, सफेद पूंछ वाला। मैं देखता रहा जब तक वो बर्फ में गायब नहीं हो गया, तो टॉर्च बुझाई। सोचा अगली बर्फबारी में यहाँ आकर रैबिट ट्रैप लगाऊंगा, क्वेल से ज्यादा मीट होता है। दूसरी क्वेल वाली जगह के पास आया, कदम धीमे किए। वहां क्वेल ग्रास की जड़ों में दुबकी हुई थी, ठंड और हवा से बचने के लिए। टॉर्च नहीं जली थी, पर रात की रोशनी में घास के पास काले ढेर दिख रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ा, झुककर जाल आहिस्ता नीचे किया। एक बार में 4 क्वेल। घास के कारण और नहीं आ पाई। क्वेल घबरा गई। मैंने जल्दी हाथ डाला, एक एक बैग में डाला। बाकी भागने की कोशिश कर रही थीं, पर बर्फ में गहरी पड़ रही थीं, धीमी थीं। अगला जाल डाला और मिली। कुल 11 क्वेल, 6-7 किलो। बड़ी कामयाबी। खुशी खुशी वापस चला। रास्ता लंबा था पर मन हल्का था। सोचा कल घर के लिए कुछ रखूंगा, बाकी मछली के साथ बेचूंगा। वाइल्ड गेम अच्छे दाम में बिकती है। 40 मिनट बाद घर पहुंचा, हाँफ रहा था। अगली बार सीधे उस जगह जाना बेहतर होगा। कोयल को कमरे के कोने में रखा, जूते बदले, कपड़े उतारकर आग के पास बैठा। तभी दरवाज़ा खुला। पड़ोसी जांग जियनजिंग था। 30 के आसपास, पर भाई वीजांग वो को टीचर कहता था। शाओलोंग कहाँ गए थे? अभी आया था, तुम नहीं थे। मैं जांग जियनजिंग को ज़्यादा नहीं जानता था। कपड़े बदलते हुए बोला, नींद नहीं आई, बाहर घूम आया। कोई काम था? जांग जियनजिंग ने सॉफ्ट आंसर मिला, पर हिम्मत करके बोला, आज मैंने क्यू की गाड़ी ली थी, किंचुई हे तक गया, पर आगे का रास्ता नहीं पता था। किसी तरह माउंटेन पास तक पहुंचा, पर कोई पाइन नहीं मिली। कुछ टहनियां उठाकर वापस आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा। जांग जियनजिंग थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। पहले होता तो तुम खुद ही रास्ता बता देते। वो सच कह रहा था। पहले मैं दिखावे के लिए सब बता देता। कल एक और गाड़ी बुक की है, 1.5 रुपए, 3 से ज़्यादा गए। अगर कुछ नहीं मिला तो सब वेस्ट। उसे उम्मीद थी मैं तरस खाऊंगा, पर मैंने हाँ हूं करके बात खत्म की। जांग जियनजिंग ने दीवार के पास कुछ हिलते डुलते सुना। उसका ध्यान था रास्ते पर, दूसरी तरफ नहीं गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शौलम भाई, बता दो ना रास्ता। लकड़ी लाऊंगा तो तुम्हें भी एक ढेर दूंगा। मन में सोचा, तुम्हारे बाप की तरह ही हो, मुफ्त में सब चाहिए। मैं किंशुई हे से ही गया था। उधर माउंटेन पास बड़ा है, सीधे जाओ। वहां तो बहुत नालियाँ हैं, रास्ता नहीं पता। मैं चुप रहा। अगर रात में लाइट जलती तो और भी आते पूछने। पर अगले दिन सुबह उठा तो फिर हैरान हो गया।